नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, वैसे ही भारत एक भ्रष्टाचार प्रधान देश भी है। यह भांति भांति के तरीकों से हमारे दैनंदिन जीवन को गुलजार करती रहती है। भ्रष्टाचार की ताज़ा तस्वीर नशीली चूहों के रूप में सामने आई है। यहाँ आरोपी कोई नेता, ठेकेदार या अधिकारी नहीं, बल्कि चूहे हैं। और चूहे भी ऐसे वैसे नहीं, शराबी चूहे। ये कहानी झारखंड की है, जहाँ चूहे 802 बॉटल शराब गटक गए। क्या चूहे भी शराबी हो सकते हैं? झारखंड के धनबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है। धनबाद में चूहों पर 1-2 नहीं बल्कि 802 बोतल शराब पीने का आरोप लगा है। यह सनसनीखेज खबर देखकर तमाम नशा मुक्ति विशेषज्ञों, रिहैब सेंटरों और शराब उन्मूलन संस्थाओं के बीच यह गंभीर चर्चा छिड़ गई कि चूहों ने इतनी बड़ी मात्रा में शराब कैसे पी होगी। बहुत सारे संभावित तरीकों पर अटकलबाजियां हुई। एक व्यक्ति की जिज्ञासा थी कि क्या चूहों ने शराब गिलास में उड़ेलकर उसमें समुचित मात्रा में पानी मिलाकर पी होगी, या कि उन्होंने नीट ही गला तर कर लिया होगा। किसी ने कहा संभव है कि उन्होंने सोडा भी मिलाया हो। एक विद्वान की राय आई कि चूहे ऑन द रॉक भी मार सकते हैं। शराब विरोधी खेमे की एक महिला सदस्य ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, क्या चूहों ने पीते वक्त चखना भी खाया होगा? इस आशंका की वाजिब वजहें थी। चूहे चखना, बिस्कुट, नमकीन, गरजिए की वो तमाम सारी खाद्य सामग्री जिन पर आसानी से उनके दांत गड़ जाएं, उसे कुतरते रहते हैं। तो बहुत संभव है कि उन्होंने पीते वक्त चखना भी चख लिया हो। इस बात पर जंतु अधिकारों के कार्यकर्ता ने चिढ़ते हुए कहा, चूहे इंसानों की तरह संसाधनों की बर्बादी नहीं करते हैं। चूहे चूहे हैं। वो शराब नोशी के वक्त कभी भी चखने जैसी आवारा चीजों को मुंह नहीं लगाते। जिस रूप में मिला उसी रूप में ग्रहण कर लिया। इस चकल्लस में पहली वाली समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ था कि चूहों ने गिलास में उड़ेलकर जाम छलकाया या सीधे बोतल से ही पी लिया। तब सरकारी नशा उन्मूलन केंद्र के एक बुजुर्ग और अनुभवी कर्मचारी ने बताया कि दरअसल चूहों ने इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया। चूहों ने सीधा शराब की बोतल के ढक्कन में छेद किया। इसके बाद उस छेद के सहारे अपनी पूंछ शराब में लटका दी और शराब में तर पूंछ को निकालकर चाटते रहे। चाट चाट कर उन्होंने अपनी पूंछें सफेद कर दी। कुछ शराब का अम्लीय असर और जुबान की रगड़, इस तरह उन्होंने ड्यूरेशन, डाइट और क्वांटिटी का सुंदर तालमेल बिठाया और जमकर शराब पी। धनबाद यानी कोयले की राजधानी, और धनबाद का नाम आते ही जेहन में गैंग्स ऑफ वासेपुर, कोयला माफिया, ये तमाम बातें जो है अचानक से ताजा हो उठती है। लेकिन इस बार धनबाद चर्चे में दूसरी वजह से है। वहाँ चूहों ने 802 बोतल स्कॉच पी लिया है और पार्टी की है। दरअसल झारखंड की सरकार नई शराब नीति लागू करने जा रही है। ऐसे में पुरानी शराब की दुकानों से बचे हुए स्टॉक की वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रही है। हैंडओवर और टेकओवर की इस प्रक्रिया में धनबाद जिले के बलियापुर और प्रधान खंता की 2 दुकानें सामने आई। वहां बहुत सारी शराब की बोतलों के ढक्कन में छेद पाए गए, कुछ खाली कुछ आधी। ठेका संचालकों ने अपने बचाव में तर्क दिया कि चूहों ने बोतल खोलकर शराब पी ली। हालांकि भ्रष्टाचार का यह मौलिक तरीका कारगर नहीं हुआ। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने ठेका संचालकों को बोल दिया कि हमने आपको भरी बोतल दी थी, आपको भी वैसा ही लौटाना होगा। बोतल चूहे कुतरे या आप, हमें इससे मतलब नहीं। चूहों का उदाहरण के रूप में कई पूर्ववर्ती सरकार में भी हुआ है, लेकिन इस बार हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं वो कौन चूहे हैं उसकी शिनाख्त होगी और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। आखिर वो 2 पांव वाले चूहे हैं कि जमीन में रेंगने वाले चूहे हैं। झारखंड के शराबी, कबाबी और नशेड़ी चूहों की शान में ये कोई पहली शोहरत दर्ज नहीं है। यहाँ के चूहे नशे के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। 2024 में धनबाद से ही एक और मामला सामने आया था। तब थाने में जब्त करके रखा गया 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा चूहों ने सरकारी मालखाने से उड़ा दिया था। पुलिस वालों ने हमें यही बताया। उनकी खोजबीन के बाद चूहों को गांजा फूकने का दोषी ठहराया गया था। धनबाद के राजगंज थाना से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजगंज थाने में जब्त रखे गए 10 किलो भांग और 9 किलो गांजे को खाने का आरोप चूहों पर लगा है। दरअसल जब्त माल को अदालत ने पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भांग और गांजा को चूहे कुतरकर खा गए। झारखंड के पुलिस वालों ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा इन दिनों अर्नब गोस्वामी किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर माल फूकने का दोष लगाकर करते हैं। इसके बोला नहीं जा रहा है, ये कोई फूक के आया कुछ
जबकि सच्चाई ये है कि ये स्वयं कई दफा फूंकने की तलाश में भटकते पाए गए हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। चूहे तो बेवजह बदनाम हैं, असली वाला तो ये था। पिछले पूरे हफ्ते अंजना जी भड़की हुई थी, एक के बाद एक इतने सारे शो कि पूछो ही मत। पहले कांवड़ियों को बदनाम मत करो, फिर मुगलों का सम्मान मत करो, और फिर मोदी का अपमान मत करो। मतलब पूरा हफ्ता इनकी बिलबिलाहट में बीत गया। कांवड़ यात्रा से जुड़े शो में तो इन्होंने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट ही कर दिया। आप उन माट साहब को जान गए होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना, मानवता की सेवा करना और अच्छे हिंदुस्तानी बनना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। किसी समझदारी भरे दौर में एक शिक्षक की इस सीख की सराहना होती। स्कूलों का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में? अच्छे नागरिक बनाना, जिम्मेदार शहरी बनाना। लेकिन यह बात चूंकि आज के दौर में कही गई है, इसलिए यह आस्था पर हमला हो गई है। बाय द वे, आज के समय में कांवड़ कौन सी अच्छी बात के लिए जाना जा रहा है? हिंसा, नशेबाजी, डीजे, हुड़दंग, यही सब पहचान बनती जा रही है। एक समय था जब लोग आस्था के साथ कांवड़ ले जाते थे, वहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना होता था। आज सबको अपना हिंदुत्व साबित करना है। ऐसा काम नहीं करो तो बेहतर है। खैर, उन माट साहब के ऊपर आस्था के हनन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बातचीत में हम अंजना जी को भूल ही गए। उन्होंने कांवड़ वाली कविता को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। कोई बीजेपी का प्रवक्ता क्या भड़केगा जिस तरह अंजना जी भड़की। रजनीश नाम के एक शिक्षक ने मासूम बच्चों को कविता के माध्यम से बताया कि भगवान शिव की आराधना से जुड़ी कांवड़ यात्रा करना गलत है। इस कदर इनकी आस्था आहत हुई थी कि आए दिन आ रहे कांवड़ कारनामों की खबरें बताना ही भूल गई। कैसे कांवड़ियों के लगातार उपद्रव और हिंसा के मामले दिल्ली से हरिद्वार तक फैले हुए हैं। इन सड़कों पर सफर करने वाली जनता डर कर घर बैठ गई है। इनकी मनबढ़ई इस सीमा तक है कि सुरक्षा कर्मी भी बख्शे नहीं जा रहे। लेकिन गए हफ्ते इस पूरी फिल्म का एंटी क्लाइमेक्स भी दिखा। हरिद्वार में फिल्म अपनी पटकथा के मुताबिक आगे बढ़ रही थी। लौंडे नाच गाने के बीच एक शख्स की लात घूंसों से पिटाई कर रहे थे। फिर उस शख्स ने लाठी उठा ली और लेह लाठी वहां तक लाठी बरसाई जहां दूर तक लंठ कांवड़िए पनाह मांगते नजर आए। यह वीडियो भरोसा और उत्साह दोनों जगाता है। मैं हर तरह की हिंसा का विरोधी हूँ, अहिंसक तरीकों से प्रतिरोध का हिमायती हूँ। लेकिन शठे शाठ्यम समाचरेत का दर्शन हमारे विद्वानों ने प्राचीन काल में अंतिम उपाय के तौर पर सुझाया है। हम फिर से अंजना जी से भटक गए। बहन माट साहब पर पिली पड़ी थी। कांवड़ महिमा से मंत्रमुग्ध अंजना जी तर्क के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई और कहा, अरे ओ स्कूली शिक्षक, दम है तो किसी और धर्म के ऊपर कविता लिखने की हिम्मत दिखा। यह हिम्मत तुझ में नहीं है, क्योंकि अगर तू किसी और धर्म के ऊपर कविता लिखेगा तो सही सलामत कविता पढ़ नहीं पाएगा। कांवड़ यात्रा को जानबूझ के कविता में ठूस कर ज्ञान बांट रहे हैं। सच है कि कांवड़ यात्रा के विरोध में कविता लिखने की हिम्मत करने वाले लोग अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसा लिखने या बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना ऐसे खड़े होकर वहां पर आराम से वो कविता नहीं सुना रहे हो। इस पूरी बकवास का इतना ही अर्थ है कि किसी और धर्म के ऊपर कविता लिखने से अगर जनहानि की स्थिति बनती है तो यह बहुत बुरी बात है। पर किसी और धर्म में कुछ लोग गलत हैं, इसलिए हम अपने धर्म के कुछ गलत लोगों को गलत न कहें। ये क्या बेलज्जत बात कही अंजना जी ने। मुहर्रम के नाम पर कई लोगों ने कई जगहों पर उपद्रव किया, तो फिर ये कवि साहब के अंदर का कवि जागा था क्या? उन्होंने मुहर्रम पर होने वाले उपद्रव को देखकर मातम ना मनाना जैसी कोई कविता लिखी है? कविता न हुई, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हो गया।
अंजना जी की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए एक मुहर्रम का, एक नवरोज का, एक गुड फ्राइडे का और एक लोहड़ी का और एक शबे बारात की कविता पेश की जाए। पूरे हफ्ते ये सिर्फ कांवड़ केंद्रित नहीं रही, बीच में एक दिन मुगलों पर भड़क गई। अकबर के बारे में सीधा लिखा हुआ है कि 30,000 सिविलियंस, आम लोगों की उसने सीधे बेरहमी से कत्ल का आदेश दिया था। तब इनको रुचिका शर्मा ने पानी पिलाया। ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को खत्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? लेकिन अंजना जी शांत नहीं हुई क्योंकि ये भड़की हुई थी। इसी भड़क में उन्होंने ये वाला शो कर डाला। कौन सा रिसर्च है जिसके आधार पे आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सोचकर इस देश में लोगों ने वोट किया? मतलब इतना मुल्क में हो रहा है कि हर वक्त हो रहा है नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा 3 बार हिंदू मुस्लिम करके वो आ गए। इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम देख के वोट डालती है, कहां से समझे आप? अब इस बात को भी जानने के लिए नए सिरे से शोध करना होगा कि मोदी जी की जीत में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और मुसलमानों से दूरी सबसे अहम फैक्टर है। जो बात पूरी दुनिया को पता है, उसके लिए कथित पत्रकार अंजना ओम कश्यप को नए सिरे से रिसर्च चाहिए। अंजना जी के लिए यह रिसर्च मैं ही कर देता हूँ। अंजना जी की कंपनी इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक पुरानी खबर पड़ी हुई है, उन्हें पढ़ लेना चाहिए। कौशिक डेका भाई ने बड़ी मेहनत से आंकड़ों में छुपी सच्चाई को उजागर किया है। यह 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद की बात है। अब मैं यह पूरी स्टोरी यहाँ पढ़ने नहीं जा रहा क्योंकि आंकड़ेबाजी और परसेंटेज के चक्कर में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के दर्शकों का माथा खराब हो जाता है। मूल बात यह है कि अंजना जी परमानेंट भड़काऊ अवस्था में थी। मैंने 3 शोज का जिक्र किया। एक में ये माट साहब पर भड़की हुई थी, दूसरे में रुचिका शर्मा और मुगलों पर और तीसरे में मौलाना पर भड़की हुई हैं। पूरे हफ्ते ये इसी तरह भड़की रहती हैं। मैं बस यही कहूँगा, बहन थोड़ा ठहरिए। नथुना फुलाकर, भ्रिकुटियाँ चढ़ाकर ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लगे हाथ नफरती चोपड़ा की बात भी कर लेते हैं। इसके मुताबिक 2-4 छुटपुट घटनाओं की आड़ में बेवजह सारे कावड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। इसकी शब्दावली इतनी संक्षिप्त और सीमित है कि पिछले 5 सालों से इकोसिस्टम और टूल किट से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। 4-5 सात 2-4 ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, 2-4-5 सात पूरा इकोसिस्टम पूरी कावड़ यात्रा के पीछे पड़ जाता है, कावड़ को बदनाम करने लग जाता है। टूल किट एक्टिव हो जाती है। टूल किट, अगर ये टूल किट की वजह से मैं से टूल किट पे रहूंगा, मैं टूल किट पे रहूंगा, क्या इसके पीछे भी किसी तरह के कुछ टूल किट है? इसकी माने तो आए दिन सामने आ रहे कावड़ियों के कारनामों पर तब तक ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक कि वो किसी बड़े दंगे, टकराव और सांप्रदायिक तनाव में न बदल जाएं। उपद्रव, हिंसा, उत्पात, ये 2-4 अगर घटनाओं को छोड़ देना, ये 2-4 घटनाओं को, तो देश में 7 करोड़ कावड़िए पूरी शांति, श्रद्धा, संयम से तप, तपस्या, संकल्प को पूरा कर रहे हैं। शांति बनी हुई है, कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा दंगा या कुछ नहीं, कोई ऐसा टकराव नहीं हो रहा है, कोई सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो रहा है। इनको पता ही नहीं कि कावड़ियों को बदनाम करने के लिए किसी टूल किट या फिर इकोसिस्टम की जरूरत नहीं है। इनके लिए कुछ कावड़िए ही पर्याप्त हैं। ये स्वयं अपने कारनामों से सबका दिल जीत रहे हैं। इनके हासिलात के किस्से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैले हुए हैं। मसलन अमरोहा में एक होटल पर अंडे की ग्रेवी खिलाने का आरोप लगाकर पीट दिया गया। मामला पैसों के लेन देन का निकला। अब एक नया मामला यूपी के गजरौला से सामने आया है। यहाँ एक होटल में खाने के लिए पहुंचे कावड़ियों के झुंड की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने खाने में छोले मंगाए थे और उन्हें अंडे की ग्रेवी में छोले परोसे गए। अब खबर आ रही है कि जांच में कावड़ियों की ओर से लगाए गए तमाम आरोप झूठे पाए गए। पता चला कि मामला अंडे की ग्रेवी का नहीं बल्कि पैसों की लेन देन का था। दिल्ली के शाहदरा सीलमपुर इलाके में जो हुआ वो शायद इस नफरती चिंटू को दिखा भी नहीं होगा। यहाँ दिल्ली सरकार का एक मंत्री और नफरती गिरोह के तमाम छुटभइयों ने बाकायदा इकोसिस्टम बनाते हुए यह अफवाह फैलाई कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े फैला दिए गए हैं। इसे जिहादियों की साजिश आदि बकवास के साथ परोसा गया। देखिए किस तरह से हमारे सिख बोले भक्तों के खिलाफ उपद्रवी तत्व साजिश रच रहे हैं, किस तरह से कांच को फैलाकर जमीन पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कांच बिछाने की जो साजिश है वो रास्ते पर की गई है। कावड़ यात्रा से पहले ये जो जिहादी जाल है वो देखा जा रहा है। कावड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखा दिए गए।
दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के बाद घोषणा की कि एक ई रिक्शे वाला शीशा लाद कर ले जा रहा था। उसमें से एक शीशा टूट गया और सड़क पर फैल गया। रिक्शा चालक का नाम कुसुम पाल है। जांच में ये बताया गया कि दरअसल एक ई रिक्शा यहां से गुजर रहा था और उस पर कुछ कांच का सामान रखा हुआ था जो कि टूटकर बिखर गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुके 2 महीने से ज्यादा बीत चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए रिपब्लिक भारत वाले अर्नब गोस्वामी भी अपने चैनल पर इस युद्ध को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा करके वो अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं और अंटी में माल भी जमा कर रहे हैं। कुछ भी जाहिरन भारत की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व सुप्रीम कमांडर अर्नब गोस्वामी ही कर रहे हैं। लाइव धुलाई भारतीय टेलीविजन पर, लाइव पाकिस्तानियों की धुलाई, ये लाइव रियलिटी प्रोग्राम पाकिस्तानियों की धुलाई लाइव पूछता है भारत में सॉलिड धुलाई, अच्छी धुलाई। भारत और पाकिस्तान के बीच टेलीविजन पर यह युद्ध इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि देश के लिए यह जरूरी था, बल्कि अर्नब भाई को इसकी जरूरत थी, टीआरपी के लिए। पूछता है भारत कि अर्नब बहुत दिनों से तुमने पाकिस्तान की धुलाई क्यों नहीं की? तो मैं भी इस मामले से चिंतित हूं कि मैंने इतने दिनों से इन पाकिस्तानियों की धुलाई क्यों नहीं की। इनकी भाषा से समझिए कि इनको शरीर में कहीं कोई चुल्ल काट रही थी कि पाकिस्तान की धुलाई की जाए। इस आदमी को पता है कि वो किसी अहम मुद्दे पर डिबेट या कोई खबर नहीं चला रहा, बल्कि एक एंटरटेनमेंट शो चला रहा है। इसलिए उसने दर्शकों से बैठकर इस लड़ाई को देखने का आग्रह किया और शो के पहले ही दर्शकों को अच्छे से धुलाई की गारंटी भी दी। तो आज समय आ गया है दोस्तों, इनको अच्छी तरह से धुलाई करने का, और सॉलिड धुलाई होगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आप आराम से बैठिए, आप देखिए, इनको तड़पा के इनकी आज धुलाई करेंगे। यानी मनोरंजन की पूरी गारंटी और मजा ना आए तो पैसा वापस। अर्नब का यह शो विशुद्ध रूप से बिना किसी खबर या पब्लिक इंटरेस्ट के प्राइम टाइम पर प्रसारित हुआ। इसका एकमेव लक्ष्य टीआरपी और बखलूली करना था। यहाँ मुद्दे, खबर, जनहित के अलावा सब कुछ चल रहा था। अर्नब को हमारी सलाह है कि इस तरह से जब दिमाग खाली हो और टाइम पास करने की मजबूरी हो तो न्यूज़ लॉन्ड्री पर आ जाया करें। यकीन मानिए, यहाँ खबरों और खबरनवीसों की बेहतरीन धुलाई की पूरी गारंटी है। जिस ग्रुप में यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट का तहत बनाया गया, उसमें हमने पाया कि 11 बच्चे एबीवीपी से जुड़े हैं जो उसमें एक्टिव हैं और जो उसके एडमिन थे। मुझे लगता है ये एबीवीपी उस मुद्दे पर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हम उसके बाद भी बात करेंगे। मैं तो आपको दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक बात। तो जैसे आपने इस मामले में कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तभी हमें एबीवीपी करना चाहिए, इसी तरह से मेरी आपको सलाह है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तभी आपको कन्हैया या खालिद को देशद्रोही या ऐसा कहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। I don't claim to be an expert on Maoism like you claim to be. But I don't claim to be. No, I never claimed I'm an expert in Maoism. So don't put words in your mouth. Don't position me wrongly. Okay. Not even once anywhere in the world I've said I'm an expert in this subject. Okay. Because I'm an expert now. That's what you said when you started this interview. I'm not talking about years ago. I was talking. So I'm quoting you from about 6 minutes ago. And I'm sure you called me here because I'm an expert in this subject. So you have to understand. When you have done interviews which are really nasty, and I would think that you would have some sense of your conscience should be tickled a little bit. But I'm being mean. It's interesting that you should bring up as an interview one that is you consider particularly nasty, immoral, unethical, unkind. Those are all words that you use. An interview that actually not only cemented. You got awards for it, right? Not only cemented a relationship with Ram Jethmalani, right? But ended with Ram Jethmalani that evening itself saying to me, "Arey yaar, come, let's have a nice whiskey together." At the end of every interview, after you've trashed them, they people do. don't say Even that at the end of every Narendra Modi interview. also said to you, "Dosti bane rahe." But you doesn't know mean from anything. Pawan Dosti Verma bani? You know what you know दोस्ती from बनी Pawan, कि but you नहीं? know. कुणाल कामरा गीतों के माध्यम से जो भी करे ये हम नहीं सहेंगे, लेकिन गुंडागर्दी सही है, तोड़फोड़ सही है। #priorities of the Chief Minister. While Modi ji is busy turning India into a concert economy and preaching to American podcasters about criticism being the soul of democracy, बीजेपी के खुद के नेता बोल रहे हैं कुणाल कामरा किसी को गद्दार बोले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, खड़ा नहीं होने देंगे उसको। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसको धुलाई कहते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
इसीलिए हम कहते हैं कि खबरों की आड़ में मनोरंजन और युद्ध को बेचा जा रहा है। बकवास। इन खबरों से पब्लिक इंटरेस्ट पूरी तरह गायब है। सिर्फ चैनल के मालिकों और एंकराओं की जेब भरी जा रही है। यह स्थिति इसलिए है कि चैनल वाले आप लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाए रखते हैं, आपको फर्जी युद्ध के गुस्से में फंसाए रखते हैं, बदले में सरकारों से मोटा विज्ञापन पाते हैं। यहाँ हम बुरे पत्रकार हैं। इससे खबरों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया ही इसका विकल्प है। देश में जनहित की पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री के जरिए हमने एक ऐसा मंच खड़ा किया है जहां पब्लिक इंटरेस्ट की पत्रकारिता इकलौता लक्ष्य है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप हमारी पत्रकारिता को मजबूत करें और उन्मादी एंकराओं से भी मुक्ति पाएं। खैर, अर्नब ने अपने शो पर दावा तो किया था पाकिस्तान की धुलाई का, लेकिन एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने उल्टा अर्नब की धुलाई कर दी। अर्नब गोस्वामी, पिछले 2 हफ्ते से तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि प्रोग्राम पे आ जाओ, तो मैं तो समझ रहा था तुम चुल्लू पर पानी में डूब के अब तक मर चुके होगे, लेकिन बड़े बेशरम हो, अभी तक प्रोग्राम कर रहे हो। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे छिछोरापंथी कहते हैं। ये बोर है, ये देख लो, एक मिनट, ये बोर है, इसकी उम्र हो गई है, इससे बोला नहीं जा रहा है, इसके बोला नहीं जा रहा है, ये कोई फूक के आया कुछ, और ये मैनेज नहीं कर पाएगा, इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसकी तबीयत ठीक खराब हो जाएगी, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तेरे को टेंशन क्यों दूं। अब हम थोड़ा गंभीर बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री कार शोरूम का उद्घाटन कर रहा है। I must share with you that in 2015 when I went to US, I had my first ride in Tesla, and then I thought that we require such vehicle for mobility in India. We are very happy that you are here. यह सब ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नेशनल मीडिया सेंटर पर हूँ। यहाँ पर तमाम सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर आए हैं अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्ति पत्र भी देंगे और इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री चपरासी की नियुक्ति का प्रमाण पत्र बांट सकता है तो मुख्यमंत्री कार शोरूम का फीता क्यों नहीं काट सकता? वो भी कार कंपनी अगर अमरीकी हो तो गोरी चमड़ी से दोस्ती गांठने में क्या बुराई है? इतने सारे राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के बीच प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर गए। वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही। 20 साल से जिस राज्य की सत्ता के हिस्सेदार है प्रधानमंत्री जी, उसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए तो होगा ही, लेकिन उन्होंने बोला कुछ, जनता ने सुना कुछ और। मसलन उन्होंने कहा पटना को पुणे बना देंगे। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। लोगों ने सुना पटना को पारस हॉस्पिटल बना देंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार की सुबह अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली। सुबह के वक्त अपराधी पटना के भीड़-भाड़ वाले इलाके में स्थित प्रतिष्ठित अस्पताल पारस में घुसे और वहां इलाज करा रहे चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर। फिर उन्होंने कहा हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। लोगों ने सुना गोपाल खेमका और सुरेंद्र केवट बना देंगे। बिहार की राजधानी पटना के नामचीन और सफल कारोबारी गोपाल खेमका की 4 जुलाई की रात गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बिहार के पटना में शेखपुरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा हम संथाल को सूरत बना देंगे। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। यह सुनकर बिहार की जनता भड़क गई। उसने कहा हमें गुजरात नहीं बनना रे बाबा, हमको हम ही रहने दो, हमको तुम मत बनाओ, तुम बनाओगे तो वही सब होगा जो इन दिनों गुजरात में हो रहा है। दिसंबर 2021 अहमदाबाद के पॉश साउथ भोपाल इलाके में स्थित मुहम्मदपुरा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिर गया। 30 अक्टूबर 2022 गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया। करीब 135 लोगों की मौत हुई। जून 2023 गुजरात के तापी जिले में मिंदोला नदी पर बना एक नवनिर्मित पुल बीच से टूट गया। इस पुल का उद्घाटन होने वाला था। जून 2023 जगह सूरत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 40 दिन पहले पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया था और 40 दिन बाद सूरत के तापी नदी पर बने वरिया पुल पे दरारें आने लगी। 118 करोड़ रुपए की लागत से बना था ये पुल। कहा गया बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। सितंबर 2023 गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वस्ताड़ी इलाके में पुराना पुल ढह गया, जिससे डंपर और मोटरसाइकिल समेत कई गाड़ी नीचे नदी में गिर गई। करीब 10 लोग नदी में गिर गए, हालांकि सभी को बचा लिया गया।
23 अक्टूबर 2023 गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया, 2 शख्स की मौत हुई। नवंबर 2024 गुजरात के आनंद में बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे ट्रैक का एक पुल गिर गया, 3 मजदूरों की मौत हुई थी। और फिर 9 जुलाई 2025 को गुजरात में वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला पुल टूट गया। यह हादसा तब हुआ जब पुल पर गाड़ियां चल रही थी। प्रधानमंत्री जी बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि जब वो अपनी पार्टी के मारे जा रहे लोगों पर मुंह नहीं खोलते तो उनकी बातों पर भला क्या ही यकीन करें। खैर, आप करें या न करें, यह आपके ऊपर है। हमारे हाथ में है कि हम आपको इस हफ्ते की रिपोर्ट दिखा दें। जो कही जा रही थी इस हफ्ते की रिपोर्ट द रेड माइक नामक यूट्यूब चैनल से है। यह रिपोर्ट दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाले बिहार के प्रवासी लोगों से वहां हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पड़ताल करती है। कितने प्रवासियों को वहां जारी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के बारे में मालूम है। तो घर में आपकी बातचीत होती रहती है फोन पर? हाँ, होता है बात। ये बताया किसी ने कि दोबारा से नई वोटर लिस्ट बन रही है? नहीं पता है। नहीं पता है? BLO आए हैं घर पे अभी आपके गांव वाले घर में? नहीं, ये भी नहीं पता। हाँ, मैं तो अभी घर से ही आया हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। 14 तारीख को घर से ही आया हूँ, 2 महीने से अभी तक की 4-5 दिन हो चुके हैं। अभी तक कोई खबर नहीं आई। कोई खबर नहीं, BLO नहीं आया, अभी लिस्ट में नाम नहीं गया, नहीं फॉर्म नहीं भरा गया, कुछ नहीं। अभी चुनाव आयोग बिहार में नए सिरे से लिस्ट बना रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।